जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। तो यहाँ पर आज हम लोग मास्टर्स ऑफ एजुकेशन जो M.Ed है आपका, उसके यहाँ पे सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि आपका CUET PG के तहत आपका जो भी सिलेबस है वो इस सिलेबस को आप ऑफिशियली भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। और अदरवाइज़ ये जो सिलेबस है आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्या क्या है। इसके बाद फर्दर इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से MCQs कैसे हमको डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता है कि आपके पेपर से 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन सब्जेक्ट से आएगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का है। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाते हैं। आपने पेपर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ये बेसिक था। इसका कोड आप देख लीजिए। इसके साथ सबसे जो फर्स्ट यूनिट है हमारे सिलेबस की जो सबसे पहली यूनिट है वो ये है कि नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि मोड्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, एक इनफॉर्मल भी होता है, ओपन और मूक क्या है। बहुत बार आपसे तो मूक का सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म में पूछ दिया जाता है कि मूक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी सिलेबस है वो क्वेश्चंस इन्हीं से आएंगे और आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर का है उसको ज़रूर से ज़रूर करके ही जाना है। इसके अलावा एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, फ़िलॉसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, मीनिंग और स्कोप क्या है फ़िलॉसफी की, फ़िलॉसफी का फंक्शन क्या है, स्पेक्यूलेटिव फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन, ये सारी चीज़ें। और फिर रिलेशन क्या है एजुकेशन और फ़िलॉसफी के बीच में। जैसे कि अगर आप ने पढ़ा होगा तो रॉस ने कहा है कि आपका जो एजुकेशन है वो और फिलॉसफी वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। इसके अलावा और भी कई लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो जो ये है कि किसने कहा, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक तरीके से पूरी की पूरी फिलॉसफी का हमारे शिक्षा में क्या सिग्निफिकेंस है, उसका रेलिवेंस क्यों हम पढ़ रहे हैं, वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है फ़िलॉसफी को जानना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, जो कि एजुकेशन को समझाएगा बट विद द लेंस ऑफ फ़िलॉसफी। उसमें पूरी चीज़ें आपको फ़िलॉसफिकल समझ में आएंगी। नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलॉसफी, जो कि यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट है। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलॉसफी जो पाश्चात्य दर्शन है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें कि नेचुरल के प्रोपोनेंट कौन कौन है और उनमें जैसे कि नेचुरलिज्म है तो रविन्द्रनाथ टैगोर किसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो नेचुरलिज्म के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है आइडियलिज्म, जो आपका आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, ठीक, प्रयोजनवाद है, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर एम्स कंटेंट के लिए, मेथड ऑफ टीचिंग और एक शिक्षक का क्या रोल होगा, डिसिप्लिन का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मॉनिटोरियल पद्धति सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, पनिशमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, और कुछ एजुकेशनल थिंकर्स को आपको पढ़ने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। महात्मा गांधी हो गए, अल्मा हो गए, इकबाल, जॉन डीवी और जीन जैक्वस रूसो। तो ये लोग कुछ प्रोपोनेंट है जिनका नाम दिया है, वो तो आपको पढ़कर ही जाना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी जो है वो सोशियोलॉजी से रिलेट करती है, जिसमें आप सबसे पहले इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन पढ़ते हैं कि जो भारत की सोसाइटी थी उसमें एजुकेशन का क्या, कब आया, कैसे आया और कैसे लोग ले रहे थे। तो एजुकेशन एट सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेकेंड इसका जो सब पॉइंट है वो है एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विथ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, कि जैसे अगर आप ये चीज़ रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ जो सोशल स्ट्रक्चर था कि एक हायरार्की बनी होती थी, तो उस हायरार्की में किसको एजुकेशन मिल रही थी, किसको नहीं मिल रही थी, और सोशल डिमांड एजुकेशन का उस टाइम पे क्या था, क्लास एजुकेशन था या मास एजुकेशन था, ये सारी चीज़ें। स्कूल एज अ सोशल यूनिट, अब एक जो आपका स्कूल है वो एक सोशल यूनिट के रूप में काम करता है। ये जॉन डीवी की आपका उनका कोट भी है कि लघु जो है आपका जो विद्यालय होता है वो बिल्कुल शो करता है एक सोसाइटी के रूप में। तो स्कूल लाइफ में डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, कल्चर और एजुकेशन दोनों में क्या रिलेशन है। थर्ड यूनिट आपकी यहाँ डील करती है साइकोलॉजी से, तो ये आपको एक अपने दिमाग में बिल्कुल जस्ट बना के चलना है। फर्स्ट यूनिट आपकी मेजरली अगर आपने ध्यान दिया हो तो फिलॉसफी से दे रही है, सेकेंड सोशियोलॉजी है, नाउ here is psychology. So first you have to know the nature, meaning, function of educational psychology in the first para. दूसरे में हम लर्निंग और मोटिवेशन को पढ़ेंगे कि
कौन कौन से फैक्टर हैं, पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा कुछ थियरीज़ हैं, साइकोलॉजी इज़ ऑलवेज नॉट कंप्लीट विदाउट द थियरीज़। तो इन थियरीज़ में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपका ट्रायल एंड एरर जो SR थियरी है थॉर्नडाइक का, वो है। इसके बाद द नेक्स्ट वन क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलव की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी स्किनर की है। थियरी ऑफ लर्निंग यहाँ पे फिर से स्किनर का, और जेस्टाल्ट थियरी जिसमें आपका कोहलर, कोफका, वर्दाइमर इन लोगों का है, एटॉल लिखा हुआ है। पियाजे की कॉग्निटिव थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सोशल डेवलपमेंट थियरी वाइगॉस्की। सो दिस ऑल आर द थियरीज जो आपको यहाँ पर पढ़ करके जानी है। बिहेवियरिज्म ये भी आपका जो है पढ़ के जाना है आपको कि कंस्ट्रक्टिविस्ट और इक्लेक्टिव अप्रोच क्या है, किसने दिया है, स्किनर हैं, और उनके अलावा और कौन कौन है। यूनिट 4 डील विद द इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी होता है उससे रिलेटेड है। आपका इन द सेंस कि जो पर्सन है आपके सामने जो आएगा, आप कैसे पता करेंगे, तो ये पूरे के पूरे पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस इससे रिलेट करेगा। जिसमें IQ क्या है, IQ का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ MA क्या है, CA क्या है, ये सारी चीज़, मतलब पूरा IQ का कॉन्सेप्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये भी पूछता है कि ओवरऑल कंप्लीट फॉर्मूला किसने दिया, ठीक। उसके बाद पहले सिर्फ इतना ही था तो ये किसने दिया, IQ को इनिशियली किसने इनिशिएट किया सबसे पहली बार, तो आपको वो बताना है। इंटेलिजेंस टेस्ट पहला किसने दिया, तो वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है ये टेस्ट, और किसके ऊपर कर सकते हैं, इंडिविजुअली या ग्रुप। 2 फैक्टर थियरीज, ऑफ कोर्स इसमें भी आपको थियरीज पढ़नी होंगी, जिसमें कि द्विकारक सिद्धांत है आपका स्फीयरमैन का, मल्टी फैक्टर थर्स्टन, और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इसको हम SOI थियरी भी कहते हैं गिलफोर्ड का। ये आपकी 3D थियरी में आती है क्योंकि इसके 3 डायमेंशन मेजरली होता है, ठीक। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। उसके बाद जो आपकी लास्ट थियरी इसमें दी है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, गार्डनर की थियरी। आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी थियरी है। इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में 8 इंटेलेक्ट की बात की थी, लास्ट में 9वां जुड़ जाता है एग्जिस्टेंशलिज्म, जो लेटर होता है, बट क्वेश्चन उन्हीं 8 से आते हैं। नेक्स्ट आपका जो सब पॉइंट है इसके अंदर वो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को लेकर है कि क्या क्या थियरीज हैं, या कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी एक व्यक्ति के अंदर होती है, कैसे वो झलकती है, कौन से ट्रेड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें ये चैप्टर डील करेगा। जिसमें कि बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट की बात की गई है, और आलपोर्ट की ट्रेड थियरी की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि आलपोर्ट की ट्रेड थियरी से हमेशा क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी किसने दी है, आपको बताना होगा। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो सोर्स ट्रेड, सरफेस ट्रेड, कार्डिनल ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड, ये सारे के सारे अवधारणा किसकी हैं, तो कैटल और आलपोर्ट। तो यू शुड हैव द डिफ्रेंसिएशन कि आपको पता होना चाहिए। फैक्टर थियरी किसकी है, तो कैटल की। कई बार तो सिर्फ ये नाम दे देता है कि ट्रेड थियरी वॉज गिवन बाय, तो आपको ये भी सिलेबस भी अगर आप अच्छे से आपने करके गए हैं तो यू शुड नो अबाउट इट। तो फैक्टर थियरी, साइको एनालिटिक थियरी पर्सनालिटी की, फ्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है फ्राइड की। फ्राइड आप किधर भी जाओ आपसे इससे क्वेश्चन आना ही आना है। मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ऑल्सो। सो ऑल द थियरीज जो यहाँ पे पूछी गई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, जिसमें कि इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड बातें की गई हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या नीड कॉन्सेप्ट है, डाइवर्स बच्चों के लिए हमारा पहले से क्या चला आ रहा है, थोड़ा एक हिस्ट्री में जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर आप बात करो स्पेशल एजुकेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड में क्या अंतर है, और आपका मेन स्ट्रीम एजुकेशन में क्या है, और इंक्लूसिव का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। OER का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 6 आपका रिफर्स विथ एजुकेशनल मैनेजमेंट, वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे एजुकेशन का नहीं है, ये मैनेजमेंट हमने बिजनेस से लिया है, ये मैनेजमेंट हमने मार्केटिंग से लिया है, बट वी यूज़ इट इन आवर एजुकेशनल सेटिंग। सो इज़ इट इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, तो क्या मतलब है इसका। और ये जो दिया हुआ है आपको कि आपको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, फाइनेंस करना, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन, और स्कूल क्यों एक डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग के तहत चलता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका है मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स।
दिस ऑल्सो रिलेट विद द एजुकेशनल मैनेजमेंट, बिकॉज पहले जो हम मैनेजमेंट कर रहे थे और आज जो कर रहे हैं दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आपको अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं कि आप कैसे एक संस्था को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एक इंस्टीट्यूशन को, एक यूनिवर्सिटी को आप कैसे देख रहे हो, तो आप कौन कौन सी तकनीकों का यूज़ कर सकते हो। तो केस स्टडी मेथड, मैन पावर सर्वे एंड EMIS मेथड, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट इज रिलेटेड विद द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि गाइडेंस आपका जो है वो 1 वे होता है, काउंसलिंग आपका 2 वे प्रोसेस होता है। इसके अलावा गाइडेंस कोई भी दे सकता है। लाइक मैं आपको बता रही हूँ, किसी बच्चे को करियर में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या लेना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं समझ पा रहा है, सो हम गाइड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम काउंसलिंग जो है वो इंडिविजुअली होती है और वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर द्वारा ही होती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको इतना डिटेल में बताने का यही मतलब है कि जब आप सिलेबस के थ्रू जाएंगे तो आप गाइडेंस और काउंसलिंग, जो नाम है चैप्टर का, जो डिफ्रेंसिएशन किया गया है कि इसमें आप ये पढ़ोगे, इसमें आप ये पढ़ोगे, आपके दिमाग में पहले उसकी क्लैरिटी होगी, तभी आप अच्छे से कोर्स कंटेंट को कवर कर पाओगे। सो ये चीज़ आपको देखना है। काउंसलिंग में असेसमेंट क्या होता है, इंटरवेंशन दखल अंदाजी कब देते हैं और टर्मिनेशन कब ख़त्म करते हैं, ये पता होना चाहिए। एक इफ़ेक्टिव काउंसलर कौन होता है। इसके अलावा आपको ये भी है कि जो काउंसलिंग है वो भी आपकी कई तरीके से होती है, ठीक। तो उसको देने वाले कौन है, इक्लेक्टिव काउंसलिंग के जो है आपके फादर कौन है या उसको किसके नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। यूनिट 8 आपका डील करता है एलिमेंट्री एजुकेशन से। भारत में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उससे पहला UEE है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी पहल आज से नहीं की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कब पहली बार किया गया, सलमान का एक्ट क्या बोलता है, तो ये सारी चीज़ें। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, कभी कभी तो बस इसका ईयर पूछ देता है, वेरी इजी क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही इसमें पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ें आई हैं। तो कभी कभी सिर्फ ईयर दे देगा, DPEP कब इंट्रोड्यूस किया गया था, SSA कब लागू किया गया था और कब आया था, ठीक है, और मिड डे मील कब आया था, RT एक्ट 2009 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, क्या चीज़ चेंज हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। यूनिट 9 जो है आपका वो डील करता है करंट इश्यूज़ से। करंट इश्यूज़ का मतलब ये है कि लाइक हमने कोई पॉलिसी लेकर के आई, फॉर एग्जांपल रमसा है हमारे पास, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो इस सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे SSA है तो उसको ही लेकर चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ इन्होंने कि यूनिवर्सलाइजेशन तो कर रहे हैं हम, UEE कर रहे हैं, बट किसके रेफरेंस में, सर्व शिक्षा अभियान के। तो कितने हमने अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया और अल्टीमेट एम तक पहुँचने में क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इनके लिए क्या प्रावधान है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिकॉग्निशन है, क्या प्रावधान है, UN में कुछ कहा गया है कि नहीं, ये चीज़ें। वुमेन्स एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन यहाँ से आता है, और वीकर सेक्शन की एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका यूनिट 10 और ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें बेसिकली एक टीचर, क्योंकि आप M.Ed कर रहे हैं तो अज्यूम किया जा रहा है कि आपने B.Ed किया होगा या DLED किया, B.Ed किया, जो भी किया, तो आप एक टीचर एडुकेटर बनोगे, राइट। तो आपको उसके बारे में भी एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है कि आप टीचिंग प्रोसेस से क्या समझ रहे हो, टीचर की प्रिपरेशन में आप क्या समझ रहे हो। तो ये चैप्टर लास्ट उसी से डील करता है। टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, फंक्शन ऑफ टीचिंग क्या है, मैगजिम्स क्या है, ये सब आपने B.Ed में पढ़ा होगा, मैगजिम्स सारी चीज़ों को आप पढ़े होंगे। टीचर प्रिपरेशन में इससे भी क्वेश्चन आता है, माइक्रो टीचिंग पहली बार किसने दिया, फाउंडर कौन है, एक्शन रिसर्च किसने दिया, सारी चीज़ें। माइक्रो टीचिंग के फेजेस कितने हैं, NCERT कितने मिनट की माइक्रो टीचिंग को जो है वो एक्यूरेट मानता है, 35 मिनट्स की या 36 मिनट्स की, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। और सिमुलेटेड टीचिंग क्या होता है, सिमुलेशन मतलब रोल प्लेइंग, किसने दिया, कहाँ यूज़ हुआ, ठीक। और टीचर रोल प्ले क्या होता है, एडवांटेज लिमिटेशन। प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है, कितने तरह के प्रोग्राम लर्निंग होते हैं, किसने पहली बार दिया है, लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के, और उनके टाइप्स ऑफ मेरिट्स और डीमेरिट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस, जो कि आप M.Ed में जब आप CUET PG का एंट्रेंस देने जाएंगे तो आपको इतना सिलेबस आपको पता होना चाहिए। फिर एक और बात कि सिलेबस ये देखने में काफ़ी छोटा लगता है बट ब्रॉड होता है, तो आपको
सारी चीज़ें इसको तो कवर करके जानी है। इसके अलावा जैसे इन्होंने करंट इशू में रख दिया, तो करंट इशू में आपका वो लेटेस्ट हमेशा जो भी चीज़ें बदलेंगी वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। सो बेस्ट हो कि आप पहले तो इन सिलेबस को, क्योंकि इतना टाइम तो आज कोई बच्चा देता नहीं है कि बहुत पहले से ही तैयारी करता है, बट हाँ, आपको प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर करके जाइए। जो भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल कि हाँ ये उससे रिलेटेड, जैसे कि हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन है और आपको इसका कहीं से PYQ मिल रहा है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको ज़रूर सॉल्व करिए। आप जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।